हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग आपके जो स्कूल लेक्चरर का जो नया सिलेबस है 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाली गई है जॉन डन की बेटर माय हार्ट। ये बेसिकली एक सॉनेट है जो कि पेट्रार्कन सॉनेट के फॉर्म में है। और जॉन डन, जिनको आप मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हो, रादर यूँ कहना चाहिए कि द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में जॉन डन को आप जानते हो। इनका जो बर्थ है वो 1572 में हुआ था और उनकी डेथ जो है वो 1631 में हुई थी। तो इन्होंने ये अपने जीवन का अधिकतम समय जो रिनेशंस पीरियड था उसमें स्पेंड किया था। इन्होंने देखो, जो क्वीन एलिजाबेथ का जो एज था, एलिजाबेथ का एज जिसे अपन एलिजाबेथन एज मानते हैं, 1558 से लेके 1603 तक रहा था, वो भी देख लिया था। उसके बाद में इन्होंने जो जैकोबियन एज था 1603 से 1625 तक, उसमें भी अच्छा खासा अपना जीवन का काल बिताया था। और साथ में जो कैरोलिन एज था जो 1625 से लेके 1649 तक जो रहा था, उसमें भी इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4-5-6 वर्ष बिता लिए थे। तो कुल मिलाकर ये इनका जो अधिकांश जो जीवन है वो रेनेसेंस पीरियड में ही है, ठीक है। और इनको एक अलग नज़रिए से हम लोग देखते हैं, इनको मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में देखते हैं। अब मेटाफिजिकल पोएट्री का मुख्य फीचर क्या है? फार फैच्ड इमेजरी है, नंबर 1। नंबर ये जाने जाते हैं अपने विटी कंसीट्स के लिए। अब कंसीट्स एक तरह का सिमिली और मेटाफर का ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत अनयूजुअल किस्म का कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच। जो कंपैरिजन ये करते थे वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता था और काफ़ी अनयूजुअल किस्म का होता था। उसे इस अनयूजुअल किस्म के कंपैरिजन को ही हम क्या कहते हैं? कंसीट कहते हैं। और अगर यूजुअल किस्म का कंपैरिजन हो रहा है तो उसे ही हम अन्य नामों से जैसे सिमिली हैं या मेटाफर के रूप में जानते हैं, ठीक है। इनका जीवन इनिशियल जो लाइफ का फेज था वो काफ़ी हार्डशिप्स से भरा था, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे। इनका जो जन्म था वो रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और आप जानते हो कि उस समय जो इंग्लैंड का चर्च था, एंग्लिकन चर्च जिसे अपन बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर बोलबाला किसका था? प्रोटेस्टेंट्स का था। तो प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो इनके प्रति एक तरह का प्रिजुडिस रखते थे, पूर्वाग्रह रखते थे, है ना। इनको ज़्यादा सोशल एक तरह से तवज्जो नहीं दिया जाता था सामाजिक रूप से। तो इस कारण से ये यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी कोई डिग्री नहीं ले पाए थे, है ना, जॉन डन। हालांकि बाद में इन्होंने लॉयर की डिग्री परस्यू की थी। और बाद में ये मज़े की बात यह है कि जो एंग्लिकन चर्च है इंग्लैंड के, उसमें अच्छे खासे प्रीचर भी रहे हैं, उपदेश देने वाले रहे हैं और डीन के पद पे भी पहुंच गए चर्च में, ठीक है ना, जीवन का जो लेटर फेज था उसमें। और ये अपने होली सरमन्स के लिए जाने जाते थे, उपदेश देते थे, ठीक है ना। तो इनका जो शुरुआती दौर था पोइट्री का, उसमें देखो, लेकिन इन्होंने एंग्लिकन चर्च जो था, ये मैं बताना चाहूँगा बीच में, इंग्लैंड के चर्च को यह जो प्रोटेस्टेंट वाला रिलीजन है उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर लिया था। कुछ समय तक ये सेक्युलर रहे थे। देखो, जब इन्होंने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पे कैथोलिसिज्म, जो रोमन कैथोलिसिज्म है, उसको ज़्यादा इंग्लैंड में रहकर तो तवज्जो मिलने वाली नहीं है, तो इन्होंने अपने जो कैथोलिक रिलीजन है उसको रिनाउंस कर दिया था, त्याग दिया था 20 ईयर की एज के बाद। जब ये मैच्योर हो गए, जब इनको समझ में आ गया कि इंग्लैंड में रहना है तो प्रोटेस्टेंट्स के साथ ही रहना पड़ेगा, तो इन्होंने अपने जो कैथोलिसिज्म है उसको क्या किया? रिनाउंस कर दिया। और ये रिनाउंस करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने इंग्लैंड का जो चर्च है, एंग्लिकन चर्च, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स का बोलबाला था, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस समय बहुत फ्री स्पिरिटेड थे, है ना, और बहुत ही एक तरह से यंग, तुनक मिजाज किस्म के व्यक्ति थे। उस समय इनकी जो सॉनेट्स या पोइट्री हैं उनका फीचर था लव, है ना। तो लव बेस्ड पोइम्स के लिए इन्हें जाना जाता था, प्रेमियों के बारे में बहुत कुछ लिखते थे। बाद में इन्होंने क्या की? शादी कर ली। किससे? एनी मोर से।
एनी मूर से जब इन्होंने शादी की तो समझ लो एनी मूर थी कौन, इनका जो एम्प्लॉयर था उसकी नीस थी, तो चुपके से शादी की थी। बाद में जब ये डिस्कवर हुआ तो इनके एम्प्लॉयर ने इनको नौकरी से निकाल दिया। तो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे, आर्थिक संकट पैदा हो गया था। तो इन्होंने खुद कहा कि भाई जॉन डन, ठीक है, एनी डन से जब इनका मिलन हुआ तो मामला क्या हो गया, अनडन हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए। अच्छा, बच्चे भी इन्होंने कितने पैदा किए पता आपको, 12, 1 दर्जन। और फिर एनी डन मर गई, नहीं तो और 2-4 बच्चे पैदा करने का इरादा था इनका, ठीक है। क्योंकि जब एक तरह से जॉब चला गया तो इनके पास और कुछ काम था ही नहीं, टाइम ही टाइम था फैमिली बढ़ाने के लिए। तो एनी डन को इन्होंने एक तरह से बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी थी, ठीक है ना। वैवाहिक जीवन इनका रहा था मुश्किल से 15 साल, और 15 साल में इन्होंने 12 बच्चे पैदा कर दिए थे। बाद में एनी डन की अनटाइमली डेथ हो गई थी, तो उससे भी ये काफ़ी इनका जीवन, फिर ये क्या हुआ, डेथ से ऑब्सेस्ड हो गए थे, मौत से डरने लग गए थे, है ना। दिन भर इनका डेथ के विचार इनकी भेजे में चलते रहते थे, और इन्होंने अपने आप को एक तरह से एक इमेज भी बना ली कि वो जो मरने के बाद जो डेड बॉडी को लपेटने वाला श्राउड होता है, उसमें इन्होंने अपने आप का एक मूर्ति बना दी, जो आज भी इंग्लैंड के चर्च में है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एंड के टाइम में ये मृत्यु के ऊपर भी बहुत लिखते थे और मृत्यु से भी बहुत ऑब्सेस्ड रहते थे। हालांकि बाद में इनको महसूस हो गया कि भाई इंग्लैंड का चर्च अपनाना इनके लिए बहुत आवश्यक है, तो इन्होंने एंग्लिकन चर्च स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। अपना जो कैथोलिसिज्म है रिनाउंस कर दिया था बहुत पहले, फिर कुछ समय तक ये सेक्युलर रहे थे, तब प्रेम, मौज मस्ती, इस तरह की पोइट्री इन्होंने लिखी। बाद में जब ये एंग्लिकन चर्च के मेंबर बन गए तो इनको डीन के पद पे भी प्रमोट कर दिया गया। ये बहुत विटी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, तो ये बहुत अच्छे अच्छे सरमन्स लिखते थे, सरमन्स उपदेश देते थे। तो चर्च में इतना इफेक्टिव इनके सरमन्स होते थे कि ये एंग्लिकन चर्च में डीन के पद पर काबिज हो गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बाद में इन्होंने जो लाइफ का लेटर फेज था उसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी के प्रति बहुत प्रेम दिखाया और 19 होली सॉनेट्स लिखी। तो आपके सिलेबस में ये जो सॉनेट है, जिसकी पहली लाइन से ही इसका टाइटल बना दिया गया है, पहली लाइन में ही आएगा बेटर माय हार्ट। ये जो पहली लाइन है इसको हम टाइटल बना देते हैं आमतौर पर, लेकिन आपको जरूर याद रखना है कि ये एक्चुअली होली सॉनेट नंबर 14 है जो इन्होंने लिखी। तो ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, होली सॉनेट जो इन्होंने लिखी उसका पार्ट है, 19 लिखी थी कुल, होली सॉनेट नंबर ये 14 है दोस्तों, ठीक है ना। ये 10 प्लस ये 4, ये 14 इस तरह से लिखते हैं, है ना। ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 10 प्लस 4 14। रोमन में, सामान्य इंग्लिश में अपन इस तरह से लिखते हैं 14, ठीक है। होली सोनेट 14 कह दो, चाहे उसका टाइटल हमने निकाला है, ठीक है ना, कौन सा, जैसे शेक्सपियर सोनेट के अपन फर्स्ट लाइन को कई बार टाइटल बना देते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है बेटर माय हार्ट, उसको ही टाइटल बना दिया गया है। हम इसे आज बेटर माय हार्ट नाम से ही टाइटल से जानते हैं, बाकी एक्चुअल में ये होली सोनेट नंबर 14 है, ठीक है। ये पॉस्टुमसली पब्लिश की गई थी इनकी डेथ के बाद। मजे की बात यह है कि जॉन डन तब जब तक जीवित रहे इनको खुद को ही नहीं पता कि बाद में आने वाली एजेस मुझे एक मेटाफिजिकल पॉइंट के रूप में जानेगी, है ना, क्योंकि इनकी कविताएं वगैरह पर्सनल रीजन से लिखी गई थी। ये इनकी डेथ के बाद पॉस्टुमसली इनको पब्लिश किया गया था। और बाद में 17वीं सेंचुरी में जो ये देखो, ये तो 15वीं सेंचुरी का व्यक्ति है, 16वीं सेंचुरी का मान लो, है ना, 17वीं सेंचुरी का मान लो। 17वीं सेंचुरी इसलिए कि इनकी डेथ तो भाई 1631 में हुई थी ना, तो 17वीं सेंचुरी तो 1601 से ही शुरू हो गई थी। तो 16th या 17वीं सेंचुरी के ये व्यक्ति रहे हैं, 16वीं सेंचुरी में भी रहे क्योंकि इनका बर्थ 1572 में हुआ, और साथ साथ में ये
17वीं सेंचुरी में भी रहे हैं, क्योंकि इनकी डेथ है 1631 में हुई थी, है ना। तो कहने का मतलब इनकी डेथ के 150 वर्ष बाद, है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको मेटाफिजिकल पोइट पुकारा, इनकी पोइट्री को पढ़ा। इनकी पोइट्री की खूबी थी दोस्तों कि इसमें आपको मिश्रण मिलेगा रोमांटिसिज्म का भी, यानी इमोशंस मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में इंटेलेक्चुअल भी मिलेगा। आमतौर पर क्या होता है कि इमोशनल पोइट्री में इंटेलेक्चुअल चीज़ों का कोई गुंजाइश नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, इमोशन से तो भरी चीज़ें अपनी पोइट्री में, लेकिन साथ साथ में लॉजिक या इंटेलेक्चुअल का भी मिश्रण किया। ये इनकी पोइट्री की खूबी थी। और इन मेटाफिजिकल पोइट्स के बाद ऐसी खूबी आपको अन्य जो राइटर्स रहे हैं इनके बाद के या इनके पहले के, उनमें कहीं पे ये बात नहीं लगती। देखो, जैसे विक्टोरियन एज के जो पोइट्स हैं वो जाने जाते हैं अपने इंटेलेक्चुअल के लिए, अपने लॉजिक्स के लिए। वैसे ही रोमांटिक पोइट्स हैं वो जाने जाते हैं इमेजिनेशन के लिए या इमोशंस के लिए, है ना। जो रोमांटिक पोइट्स थे उनकी पोइट्री इमेजिनेशन से भरी थी और साथ साथ में इमोशंस से भरी हुई होती थी। ये रोमांटिसिज्म के मेन फीचर्स थे। तो इनकी पोइट्री में रोमांटिसिज्म भी आपको मिलेगा, प्लस आपको साथ साथ में जो नियो क्लासिक पीरियड हैं, या कह दो आप दूसरे शब्दों में विक्टोरियन एज है, उन सब के लॉजिक्स या इंटेलेक्चुअल चीज़ें वो सारी इनकी पोइट्री मिलेगी। एक ट्रिमेंडस मिक्सर इनकी पोइट्री में मिलेगा। तो न्यू क्लासिसिज्म भी है, प्लस आप कह सकते हो रोमांटिसिज्म भी है। चाहे इनकी पोइट्री में विक्टोरियन इरा जो था उसके भी फीचर्स आपको इनकी पोइट्री मिलते हैं। ट्रिमेंडस ब्लेंड था इनकी पोइट्री, जो इनके बाद के पोइट्स ऐसा ब्लेंड प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है, ठीक है। पहले जॉन डन के बारे में बात करेंगे, फिर इस पोइम को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, एक पेट्रार्कन सोनेट के स्ट्रक्चर में है। इसका मतलब है 8 लाइन का ऑक्टेव आपको मिलने जा रहा है, 6 लाइन का सेस्टेट मिलने जा रहा है, आयम्बिक पेंटामीटर आपको मिलने जा रहा है, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो की जाएगी। ये सब कुछ आपको इस पोइम में या इस सोनेट में मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं पहले जॉन डन की। जॉन डन का जो बर्थ है दोस्तों 22 जनवरी 1572 में हुआ था। 71 और 72 दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ज़्यादा श्योरिटी इस बारे में है नहीं। मैंने मेरे सोर्सेज से जो पता किया उसमें 1572 ज़्यादा मुझे विजिबल हुआ, इसलिए मैंने चुना। लंदन इंग्लैंड में हुआ था। डेथ इनकी 31 मार्च, इसमें कोई दो राय नहीं, डेथ का जो इनकी डेट है वो फिक्स्ड है। 1631 में हुई थी, लंदन में ही हुई थी, इंग्लैंड में। जॉन डन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइट्स ऑफ द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी। लेट 16th सेंचुरी कैसे कि भाई इनका 1572 में बर्थ हुआ था, तो 16th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट था उसमें इनका बर्थ हुआ था। और अर्ली इसलिए कि 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड ए लीडिंग फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स के या पोइट्री के लीडिंग फिगर थे ये, ओके, अग्रणी व्यक्ति थे। अब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है? इज ए काइंड ऑफ पोइट्री दैट डील्स विद डीप थॉट्स अबाउट लाइफ। गहरे विचार होते हैं जीवन के बारे में, उसमें लव है, डेथ है, गॉड है एंड द सोल, आत्मा है, यूजिंग विट, ये लोग विट यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, एंड इलाबोरेट कंपैरिजंस, और बहुत जटिल किस्म के कंपैरिजन, जैसे इलाबोरेट कंपैरिजंस को ही हम क्या कहते हैं? कंसीड्स कहते हैं। कंसीड्स के लिए मेटाफिजिकल पोइट्री जानी जाती है। फार फैच्ड इमेजरी और कंसीड्स का यूज, है ना, विट, लॉजिक, सब कुछ मिलेगा आपको मेटाफिजिकल पोइम्स में या पोइट्री में। मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, तो देखो मेटाफिजिकल कंसीड्स आपको मिलेगी। कंसीड्स है क्या? एक तरह का कंपैरिजन है जो बहुत अनयूजुअल है और फार फैच्ड है ना, बहुत दूर से लिया हुआ, ऐसी चीजें जिनमें दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आता, उनको कंपेयर करना, एक तरह से सिमिलर मानना, है ना, ये कंसीड का मुख्य फीचर होता है। बेसिकली कंसीड है क्या? सिमिली या मेटाफर ही है, लेकिन बहुत अनयूजुअल किस्म का है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। उनको समझने के लिए इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए, बौद्धिक ज्ञान चाहिए, तब आप उन्हें समझ सकते हो। और बहुत ही अनयूजुअल किस्म का कंपैरिजन है,
उसे ही अपन कंसीड्स कहते हैं, याद रखना। एक्सटेंडेड एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजंस, जैसे कंपेयर कर लेना लव को, एक कंपास है, लवर्स को कह दो, कंपेयरिंग लवर्स कर लेना यहाँ पे। प्रेमियों को, प्रेमियों की तुलना करनी, लवर्स कर देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रेमियों की तुलना करनी एक कंपास से, है ना। तो ये एक तरह सा एक अजीब सा कंपैरिजन है। जो कंपास होता है, जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सर्कल वगैरह खींचने के लिए अपन यूज करते हैं, उसके जो 2 लेग्स होते हैं, उससे लवर्स को कंपेयर करना, है ना। जैसे वो जब सर्कल बनाते हैं तो जीवन के सर्कल में वो एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, है ना। जो पुरुष हैं वो काम की तलाश में या अपने काम पर बाहर जाता है, ठीक है, उसकी प्रेमिका घर पे रहती है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। तो एक तरह से दोनों लेग्स हर मॉर्निंग में अलग हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाहर रह के भी उनकी सोल जुड़ी रहती है। जैसे प्रकार है वो एक स्क्रू से जुड़ा रहता है। तो इस तरह के कंपैरिजन केवल ये मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन जैसे यही कर सकते थे, ये इनकी खूबी थी, ठीक है ना। विट आपको नजर आएगा, मतलब विट का मतलब बात को कहने की कला, और इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता नजर आएगी। स्मार्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते थे पॉइंट्स में अपनी, है ना। फिलोसॉफिकल थीम्स होती थी, लव, रिलीजन, डेथ, टाइम, सोल, एग्जिस्टेंस, ये सब फिलोसॉफिकल थीम्स इनकी पोएट्री में मिलती हैं। यूज ऑफ इमेजरी, इमेजरी देखो साइंस की और फिलोसफी दोनों का मिश्रण था। अब देखो साइंस में क्या है, लॉजिक है, और फिलोसफी में क्या है, इमेजिनेशन है। तो दोनों चीजों का ब्लेंड मिलता था। कन्वर्जेशनल स्टाइल, बातचीत वाली शैली होती थी, सीधी जैसे बात की जा रही रीडर से, इस तरह की स्टाइल होती थी। सिंपल और स्पीच लाइक लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। पैराडॉक्स एंड आयरनी, इनके स्टेटमेंट हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगते थे, लेकिन वो सच बताते हैं। पैराडॉक्स का मतलब ये है कि स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट कंटेन्स अ ट्रुथ बिलो इट्स सरफेस। सतह के नीचे आपको कोई बात सच्चाई नजर आती है, ऊपर से आपको विरोधाभासी बात नजर आती है। तो पैराडॉक्स के यूजेस करते थे, पैराडॉक्स को अच्छी तरह से यूज करते थे। साथ में आयरनिकल स्टेटमेंट, आयरनिकल लाइंस इनकी पोएट्री में आपको मिलते थे, ठीक है। अब मेजर मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करें तो जॉन डन है सबसे इंपॉर्टेंट। जॉर्ज हर्बर्ट को भी मेटाफिजिकल पोएट में इंक्लूड किया गया है। एंड्रू मार्वल, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस पोइम वाले जो राइटर हैं एंड्रू मार्वल, उनको भी अपन मेटाफिजिकल पोइट्स में डालते हैं। हेनरी वॉगन है, ये भी क्या है, मेटाफिजिकल पोइट हैं। और रिचर्ड क्रैशॉ, ये इंपॉर्टेंट कुछ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री वाले नाम है, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। की एस्पेक्ट्स ऑफ जॉन डन्स वर्क। अब देखो, एक तो मेटाफिजिकल कंसीट्स के लिए जाने जाते हैं जॉन डन यूजेस स्ट्राइकिंग, चौंकाने वाली, एक्सटेंडेड यानी पूरी कविता में चलें, शुरू से एंड तक चलती रहे। कंपैरिजंस यूज करते हैं दैट लिंक वेरी डिफरेंट आइडिया, जो बहुत अलग अलग किस्म के आइडिया को जोड़ देते हैं। जैसे लव एंड ज्योमेट्री में कोई संबंध है नहीं, लेकिन वो क्रिएट कर देते हैं, ऐसा कंसीट लाते हैं। द बॉडी एंड द सोल, मेकिंग हिज पोएट्री इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है उनको समझना। एंड ओरिजिनल, और मौलिक हैं, क्योंकि इनसे पहले ऐसे कंपैरिजंस किसी ने किए नहीं, तो बिल्कुल मौलिक हैं, खुद की पैदा की हुई चीजें हैं ये, है ना, कहीं से बोरो नहीं की हैं। ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, ये मैंने अभी बात की थी। इनकी पोएट्री में कंबाइंड डीप फीलिंग विद लॉजिक। जो डीप फीलिंग है इमोशन को ये लॉजिक से जोड़ते हैं। आर्ग्यूमेंट भरे रहते हैं इनकी पोएट्री में, फिलॉसफी रहती है, साइंस रहता है, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, सब कुछ इनकी पोएट्री में आपको नजर आता है। ट्रमेंडस ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वर्जेशनल एंड ड्रामेटिक स्टाइल, इनके बात करने की स्टाइल नाटकीय किस्म की है, बातचीत पूर्ण है। मेनी पोइम्स साउंड लाइक स्पीच और डिबेट, ऐसी पोइम्स आपको लगेगी जैसे कोई स्पीच दी जा रही है या वाद विवाद किया जा रहा है। विद डायरेक्ट एड्रेस, साथ में चीजों को सीधा संबोधित किया जाता है।
क्वेश्चंस होते हैं और सडन शिफ्ट आ जाता है टोन में, अचानक टोन बदल जाती है। ये मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर है दोस्तों, और जॉन डन वाज अ मास्टर ऑफ इट, है ना। एक्सप्लोरेशन ऑफ लव, ही राइट्स अबाउट बोथ फिजिकल लव के बारे में भी लिखते हैं एंड स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्रेम दोनों। ऑफन क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल रोमांटिक आइडिया, जो परंपरागत रोमांटिक आइडियल्स हैं उसको अक्सर ये प्रश्न, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये जॉन डन की पोइट्री के फीचर हैं, ठीक है। रिलीजियस इंटेंसिटी, आप इस पोइम के रेफरेंस में देखेंगे तो ये भी इंटेंसिटी, बहुत तीक्ष्णता नजर आएगी धार्मिक। कुछ जो इसकी हॉली सोनेट्स हैं उनमें आपको रिलीजियस इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा गहराई नजर आएगी, धार्मिक या तीखापन नजर आएगा, तीक्ष्णता कह दो इंटेंसिटी को। इन इज लेटर वर्क, जो बाद में जब बूढ़े हो गए थे, एनी मोर की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद में मैंने आपको बताया इन्होंने जो एंग्लिकन इंग्लैंड का चर्च अपना लिया था, उसके बाद इन्होंने होली सोनेट्स लिखे, सैक्रेड राइटिंग की, रिलीजियस राइटिंग की, है ना। तो स्पेशली द होली सोनेट्स डन एक्सप्लोर्स फेथ, विश्वास या आस्था कह दो, सिन कह दो, पाप क्या है, रिपेंटेंस, प्राश्चित, एंड साल्वेशन और मुक्ति। साल्वेशन मीन्स मुक्ति, रिडम्पशन भी कहते हैं। विथ अर्जेंसी, लैंग्वेज बहुत अर्जेंट थी, मतलब आपको अर्जेंसी दिखाती हुई भाषा थी। अब आई हैव नो टाइम लेफ्ट, मेरे पास कोई समय नहीं बचा, है ना। ईश्वर को अपनाने के बारे में जब वो कह रहे हैं, ईश्वर को ये कह रहे हैं कि आप मुझे अपना लो, है ना, अडॉप्ट मी, मुझे गोद ले लो, ट्रांसफॉर्म मी, मेरा रूप बदलो, तो आपको एक बहुत इंटेंसिटी इनकी भाषा में, अर्जेंसी कह दो, है ना, एग्रेसिवनेस कह दो, वायलेंट लैंग्वेज कह दो, बहुत ही हिंसक किस्म की भाषा यूज करते थे। एंड पेशन, और बहुत भावावेश में बातें करते थे। पेशन इनकी पोइट्री में, इनकी लैंग्वेज में झलकता था। तो ये सारे फीचर इस पोइम के बारे में भी फिट बैठते हैं। ये जो आप पोइम पढ़ने जा रहे हैं, सोनेट, है ना, सोनेट 14, बेटर माई हार्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी एक तरह की अर्जेंसी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन फेथ एंड सिन, आस्था और पाप के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष, वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। रिपेंटेंस, प्रायश्चित की भी फीलिंग है, साथ साथ में साल्वेशन, मुक्ति चाह रहा है इन पापों से, इस कविता में आपको ये मिलेगा। और एक अर्जेंट टोन आपको नजर आएगी, बहुत तत्काल आवश्यकता फील कर रहा है कवि, और बहुत पैशनेट किस्म की, एग्रेसिव, वायलेंट, हिंसक किस्म की वोकैबुलरी यूज की जा रही है। जो शब्द उन्होंने इस कविता में चुने हैं उनसे आपको अर्जेंसी फील होगी, उनका पेशन फील होगा, साथ साथ में जो एग्रेशन है, आक्रामकता है, या जो वायलेंट किस्म का एक प्रेयर आपको महसूस होगा, एक प्रार्थना भी हिंसक किस्म की। ईश्वर से कहा जा रहा है बैटर माय हार्ट, मेरे दिल को ठोको पीटो, ठीक है ना। तो इस तरह की भाषा केवल जॉन डन ही यूज कर सकते थे भाई। डेथ इज ट्रीटेड नॉट जस्ट विथ फेयर बट विथ डेफियंस। अब देखो, थीम्स ऑफ डेथ एंड मॉर्टेलिटी की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जॉन डन जैसे लोग मृत्यु को भी ट्रीट ऐसे करते हैं, फियर के रूप में नहीं, बट विथ डेफियंस, उसकी अवज्ञा उड़ाई जा रही है, उसकी मजाक उड़ाई जा रही है मृत्यु की। एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, और बहुत ही दार्शनिक विचार के साथ मृत्यु को ट्रीट किया जा रहा है। जैसे ऐसी लाइन जॉन डन ने लिखी है, डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु इतना घमंड मत करो। तो मृत्यु को भी चुनौती देने जैसी भाषा, जॉन डन ही ऐसा डेयरिंग व्यक्ति था जो लिख सकता था, ठीक है। पैराडॉक्स और विट भरे पड़े हैं। डन फ्रीक्वेंटली यूजेस पैराडॉक्सेस एंड क्लेवर वर्ड प्ले। क्लेवर वर्ड प्ले ही क्या है? विट है। टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनकी राइटिंग में झलकता है। हिज राइटिंग रिफ्लेक्ट्स हिज ओन लाइफ, यूथफुल लव, तो उस समय लव पॉइंट्स भी लिख दी। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा भी झलकती इनकी। जो एनीमोर का लॉस हुआ वो भी झलकता है। और बाद में रिलीजियस स्ट्रगल। अब ये रिलीजियस स्ट्रगल कौन सा? कि भाई ये पैदा हुए थे रोमन कैथोलिक फैमिली में, और एंग्लिकन चर्च, इंग्लैंड का जो चर्च था,
उसमें प्रोटेस्टेंट्स का बोलबाला था। तो ये स्ट्रगल जो इनका रहा, जर्नी कैथोलिसिज्म से लेकर प्रोटेस्टेंट रिलीजन अपनाने तक, ये जर्नी भी काफ़ी स्ट्रगल से भरी रही। ठीक है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बाद में इनको बुढ़ापे में मिली, तो वो इनकी पोइट्री में आपको होली सॉनेट्स में नजर आती है। ठीक है। पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स बाय जॉन डन, एक तो द फ्ली, पिस्सू होता है जानवर, वो फ्ली हैं, पोइम का नाम है। द सन राइजिंग, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, है ना, जिसमें वो प्रेमियों को एक कंपास से कंपेयर करता है ना, वो पोइम यही है, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, है ना। और द कैननाइजेशन, द गुड मॉरो, ये सब इनकी पॉपुलर पोइम्स है, बहुत पॉपुलर हैं सारी पोइम्स। रिलीजियस पोइट्री में जो होली सॉनेट्स हैं उसमें डेथ, बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, 3% गॉड, ये अपन पढ़ने वाले हैं। एट द राउंड अर्थ इमेजिन्ड कॉर्नर्स, हिम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस, ये सारी इनकी फेमस कह सकते हो होली पोइट्री हैं, या होली पोइम्स या होली सॉनेट्स ही हैं। ठीक है। एलिजीज एंड सॉन्ग्स, अब देखो जॉन डन की जो एलिजीज थी ना वो थोड़ी डिफरेंट थी। एलिजीज आमतौर पर शोक गीत होता है, लेकिन इनकी एलिजीज इनफैक्ट लव पोइम्स थी। याद रखना, प्रेमियों का जो दुख है एक दूसरे से बिछड़ने का, वो इनकी एलिजीज में, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजीज लाइक लव सॉन्ग्स, लव पोइम्स जैसी एलिजीज इन्होंने लिखी है। एंड सॉन्ग्स, एलिजी ये 19, एलिजी नंबर 19 है ये, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बैड, देखो अब टाइटल ही देखो एलिजी का। एयर एंड एंजल्स, इस तरह की एलिजीज पॉपुलर रही इनकी। हालांकि ये एलिजीज इनको पुकारना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बेसिकली ये लव पोइम्स हैं, प्रेमियों का विरह इनमें रिफ्लेक्ट होता, उनसे जुदा होना, तो ये दुख भी मौत के दुख की तरह ये कहते थे, इसलिए उन्हें एलिजीज माना जाता है। सबसे डिफरेंट एलिजीज दुनिया में किसी की मानी जाती है तो जॉन डन की मानी जाती है। ठीक है। प्रोज एंड सरमन्स, इन्होंने प्रोज भी लिखा है, सरमन्स जो भाषण होते हैं, उपदेश होते हैं, धार्मिक भाषण कह दो, जिन्हें अपन उपदेश कहते हैं, वो सरमन्स हैं। डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स 1624 में इंक्लूड्स द फेमस लाइन नो मैन इज एन आइलैंड, ये भी जॉन डन ने लिखी है, कोई आदमी एक द्वीप नहीं है, बहुत पॉपुलर लाइन है इनकी। सेलेक्टेड सरमन्स हैं डिलीवर्ड एट सेंट पॉल्स कैथेड्रल, वहाँ पे सेंट पॉल्स कैथेड्रल पे ये उपदेश देते थे, तो वो भी इकट्ठे करके उनको भी बाद में पब्लिश किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं अपने सिलेबस में। अब देखो ये जो पोएम है बेटर माई हार्ट 3% गॉड, इसके बारे में अपन बात करेंगे अबाउट द पोएम। बेटर माई हार्ट 3% गॉड इज वन ऑफ जॉन डन्स मोस्ट पावरफुल होली सोनेट्स में से एक है। रिटन इन द अर्ली 17th सेंचुरी में लिखी गई है। इट एक्सप्लोर, एग्जैक्ट डेट तो लिखने की तो नहीं है, लेकिन पब्लिकेशन की डेट जरूर है। इट एक्सप्लोर इंटेंस स्पिरिचुअल स्ट्रगल, एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संघर्ष एक्सप्लोर कर रही है पोएम। एंड द स्पीकर्स डिजायर, और जो स्पीकर पॉइट खुद है, ऑटोबायोग्राफिकल नेचर की है पोएम। फॉर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा वो कह रहा है रूप बदलो मेरा, मेरा पूरा रूप परिवर्तित किया जाए, ईश्वर को कह रहा है कि ईश्वर द्वारा पूरा रूप बदलने पे ये फोकस करती है। द होली ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी जो त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, ईश्वर एक लेकिन उसके रूप 3 बताए गए हैं। होली ट्रिनिटी इज द सेंट्रल क्रिश्चियन बिलीफ, ये एक क्रिश्चियन बिलीफ है, विश्वास है, दैट वन गॉड एग्जिस्ट, एक ही ईश्वर अस्तित्व में, एज द 3 को एटर्नल, 3 साथ साथ मिली शाश्वत शक्तियों से। को एटर्नल का मतलब साथ साथ जुड़ी हुई शाश्वत शक्तियां, को इक्वल पर्सन, 3 साथ साथ एक ही व्यक्ति के रूप, को इक्वल पर्सन। देखो मोनोथीस्ट टेंडेंसी है, एकेश्वरवाद है,
लेकिन वो एक ही ईश्वर तीन रूप में एग्जिस्ट करता है, ये फीलिंग है। गॉड द फादर, जिसे अपन क्रिएटर मानते हैं, गॉड द सन जीसस क्राइस्ट, है ना, द सेवियर, मानव जाति को बचाने वाला, और गॉड द होली स्पिरिट या होली गोस्ट भी कह सकते हो, द डिवाइन प्रेजेंस हेल्पर, जो हमेशा सब जगह उपस्थित रहता है। तो ये ट्रिनिटी की बात, इसमें 3% गॉड में ये ट्रिनिटी की बात की गई है। गॉड द फादर, गॉड द सन और गॉड द होली गोस्ट, या द होली, क्या कहते हैं, होली स्पिरिट कह दो या होली गोस्ट कह दो, एक ही बात, ठीक है। लेकिन याद रखना ये एकेश्वरवाद भी है, तीनों जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है ना। ट्रिनिटी का मतलब तीनों जुड़े हुए फॉर्म है एक ही ईश्वर के, ये बात आप जरूर याद रखना, ठीक है। शेयरिंग वन डिवाइन एसेंस, एक ही डिवाइन इनका सार है, अस्तित्व है, बट डिस्टिंक्ट इन देयर रोल, रोल उनके अलग अलग है। जैसे अपने हिंदू माइथोलॉजी में भी ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। ब्रह्मा जो सर्जन करता है सृष्टि का, विष्णु है जो पालन करता है, और महेश है जो उसका विनाश करने वाला है। ऐसे ही, हालांकि ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह का क्रिश्चियनिटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लगभग आप कह सकते हो ये क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे मान्यता है, ऐसी उनका फेथ है, ऐसा उनका विश्वास है, ये ट्रिनिटी वाला फेथ है, बिलीफ है, जिसमें तीन गॉड के स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन वो गॉड एक ही हैं, यह आपको जरूर याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉट थ्री गॉड्स, अलग अलग थ्री गॉड या पार्ट नहीं है, बट वन गॉड इन थ्री डिस्टिंक्ट इनसेपरेबल पर्सन। इनसेपरेबल पर्सन है, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही गॉड है। रिवील्ड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक मैथ्यू का जो स्क्रिप्चर है बाइबल का 18 फिर ये 19 वाला उसका सेगमेंट है, जिसमें बताया गया है इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द हॉली स्पिरिट। नाम मैथ्यू वाले बाइबल के जो वर्जन है उसमें मिलेगा आपको। की एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रिनिटी, इस ट्रिनिटी के की एस्पेक्ट क्या है? वन गॉड थ्री पर्सन्स, द कोर कॉन्सेप्ट इज मोनोथीज्म। ये देखो एकेश्वरवाद है, वन गॉड एक्सप्रेस्ड इन ट्रिनिटेरियन वे। ट्रिनिटेरियन वे में इसको बताया गया वन डिवाइन नेचर सब्सटेंस, बट गॉड इज एक ही डिवाइन, जो देखो नेचर में एक ही है, एक ही पदार्थ है, तीनों गॉड एक ही है, बट थ्री डिस्टिंक्ट पर्सन्स हु गॉड इज, अलग अलग रूप तीन स्वरूप उनके बता दिए गए, ईश्वर एक ही है। ओके, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है होली ट्रिनिटी को। ओके, याद रखना। की फैक्ट्स अबाउट द पोएम, ये आपको याद होने चाहिए। इट वॉज रिटन अराउंड 1609 टू 1610 के बीच में इसको लिखा गया था लगभग। कोई ऐसा कंफर्म डेट सामने नहीं आती कि उस समय लिखा गया, क्योंकि पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया। जो उनकी क्या कहते हैं पांडुलिपियाँ हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, बाद में वो वर्ड पब्लिशिंग फील हुई, तो पब्लिश कराने की डेट्स तो फिक्स रहती हैं पब्लिकेशन की, लेकिन लिखी कब जॉन डन ने इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। ये कह सकते हैं, जो रिसर्च करने पे पता चलता है कि 1609 और 1610 के 1610 सॉरी 0 नहीं 1609 एंड 1610 के बीच में कभी लिखी गई थी। पब्लिश पोस्टमसली, मरणोपरांत ये पब्लिश की गई थी, ये याद रखना है 1633 में। जॉन डन की डेथ हो गई थी 1631 में, उसके 2 साल बाद 33 में 1633 में इसको पब्लिश किया गया था एज ए पार्ट ऑफ डन्स होली सॉनेट्स, जिसमें कितनी है 19 सॉनेट्स हैं, उनमें से सॉनेट नंबर 14 ये है। टाइप इसका रिलीजियस है, मेटाफिजिकल सॉनेट है, फॉर्म सॉनेट वाला, ये 14 लाइन्स हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, इटालियन या पेट्रार्कन स्ट्रक्चर है, विद डन्स वेरिएशन, डन ने थोड़ा वेरिएशन किया है, ठीक है ना। पेट्रार्क का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कंटेंट जो पोएम में यूज किया गया है वो कंटेंट किसी तरह से पेट्रार्कन नहीं है, केवल इसका स्ट्रक्चर आपको इटालियन या पेट्रार्कन लगता है, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो पूरा डिफरेंट है, लिखने का मैनर पूरा डिफरेंट है, और जो इसका सेस्टेट पार्ट है
उसकी राइम स्कीम में डन ने कुछ वेरिएशन किए हैं। राइम स्कीम देखो पेट्रार्कन इटालियन सोनेट पैटर्न वाली फॉलो करती हैं, ऑक्टेव में तो ए बी बी ए ये फिक्स रहती है पेट्रार्कन सोनेट की ऑक्टेव की राइम स्कीम। द सस्टेट shows done's variation and ends with a rhyming couplet सी डी डबल ई। CD और डबल ई, ये एंड में राइमिंग कपलेट भी आ जाता है 6 लाइन में। जो एंड की लाइन नंबर 5th और 6th है उसमें ई की राइम स्कीम है। एड्रेस किसको की गई है? होली ट्रिनिटी को, फादर सन और होली स्पिरिट। होली ट्रिनिटी जो क्रिश्चियनिटी में एक बिलीफ है उसको ये पोइम एड्रेस की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जॉन डन रोट 19 होली सॉनेट्स। द होली सॉनेट आल्सो कॉल्ड डिवाइन सॉनेट्स भी पुकारते हैं, आर जनरली नंबर्ड 1 to 19, ठीक है। दे डील विद द थीम्स लाइक सिन, पाप, रिपेंटेंस, प्रायश्चित, डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम, डेथ, मृत्यु एंड साल्वेशन, मुक्ति। इन चीजों से जुड़ी हुई ये होली सॉनेट्स हैं। ओके, गॉट इट। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, द स्पीकर फील्स ट्रैप्ड। स्पीकर एकदम फंसा हुआ महसूस करता है, जाल में फंसा हुआ, पाप के जाल में। पाप ने उसे फंसा लिया अपने जाल में। एंड बिलीव्स, और वो विश्वास करता, मानता है दैट जेंटल डिवाइन गाइडेंस, जो हल्का दिव्य ज्ञान, सॉफ्ट सा जो नॉलेज ईश्वर आपको गाइड करता है, ये हल्का है ना, धीमा ईश्वरीय ज्ञान इज नॉट इनफ, सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ही आस्क्स गॉड, वो ईश्वर से कहता है टू वायलेंटली ब्रेक, हिंसक तरीके से उसे तोड़े, कनकर उस पर विजय पाएं, क्रूर तरीके से उस पर हमला करें, उसे तोड़ें, उस पर विजय पाएं। एंड रीमेक हिम, और उसका पुनर्निर्माण करें, सो दैट, ताकि ही कैन ट्रूली बी फेथफुल, वो सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना रह सके। मतलब पोएम की थीम इस तरह की है कि द पोएट फील्स ट्रैप्ड, है ना, बाय सिन। वो ऐसा महसूस करता है कि वो पाप के जाल में फंसा हुआ है। जो पाप वाली शक्तियां हैं सैटन जैसी, उसने उस पर कब्जा कर लिया। एंड ही वॉन्ट्स टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम दैट, गेट रिलीज्ड फ्रॉम दैट। वो उससे मुक्ति पाना चाहता है, छूटना चाहता है। और ईश्वर के जो मार्ग हैं, अभी तक ईश्वर ने उसे सॉफ्ट तरीके से गाइड किया है ना, डिविनिटी के चाह में कि कैसे ईश्वरीयता प्राप्त की जाए। तो ईश्वर का जो अभी गाइडेंस अभी तक रहा है ना, वो सॉफ्ट रहा है, वो एकदम माइल्ड रहा है। और वो कहता है कि आपका जो माइल्ड और सॉफ्ट ट्रीटमेंट मेरे प्रति रहा, ईश्वर को कह रहा है, होली ट्रिनिटी को, ये सफिशिएंट नहीं है मुझे इस पाप के घेरे से बाहर आने में। आप तो मुझे तोड़ो, ठोको, पीटो, है ना, लुहार वाला ट्रीटमेंट मेरे साथ करो, मेरे को पूरा रीशेप करो, रीमेक करो, एक बार मुझे पूरा तोड़ दो ताकि मुझे रीमेक कर सको तुम। ये ईश्वर से वो यहाँ पे एक अर्जेंट सी प्रेयर कह रहा है, प्रार्थना कह रहा है। तो ये आपको इस पोइम को पढ़ते समय अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसकी थीम क्या है? देखो, सिन, पाप में पड़ा हुआ है, एंड रिडम्पशन चाह रहा, मुक्ति चाह रहा। द सोल इज एनस्लेव्ड, उसकी आत्मा को दास बना लिया गया है, किसके द्वारा? पाप के द्वारा। एंड नीड्स लिबरेशन, और वो मुक्ति चाहता है। डिवाइन वायलेंस, इसकी जो थीम है, देखो, ईश्वरीय वायलेंस, हिंसा है, वो चाह रहा है। और ह्यूमन वीकनेस, मानवीय कमजोरी। पैराडॉक्सिकली गॉड मस्ट बैटर, ईश्वर को क्या करना पड़ेगा? उसे ठोकना, पीटना पड़ेगा। एंड ओवरथ्रो, और एकदम उल्टा करना पड़ेगा, ओवरथ्रो करना पड़ेगा द स्पीकर टू सेव हिम, स्पीकर को बचाने के लिए। अब देखो, ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकना, एक तरह से पूरा तोड़ देना, और उससे वो बच जाएगा। ये आइडिया ही आपको कैसा नजर आएगा? पैराडॉक्सिकल नजर आएगा। भाई, आदमी को ठोके पीटेंगे और पूरा उखाड़ फेंकेंगे जड़ से ही, तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो चाह रहा है इसी तरह से मैं बच पाऊंगा। ये आइडिया ही पैराडॉक्सिकल नजर आ रहा है। लव एंड कैप्टिविटी, प्यार और कैप्टिविटी,
बंधन, वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है। द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ टाउन, देखो ये कस्बा है, जैसे एक फोर्ट्रेस या कस्बा टेकन ओवर बाय एन एनिमी, जिसपे कब्जा कर लिया गया है एक शत्रु द्वारा, एंड लेटर टू ए ब्राइड, और बाद में वो अपने आप को एक दुल्हन से कंपेयर करता है, हु मस्ट बी टेकन बाय फोर्स, जिसे बलपूर्वक ले जाया जाना पड़ेगा, टू बी फेथफुल, निष्ठावान बनने के लिए। जॉन डन ही ऐसे कंसीड्स यूज कर सकता था, ऐसा मेटाफर्स यूज कर सकता था। कैसे? इस सोनेट में उन्होंने अपने आप को पहले तो एक ऐसे शहर से कंपेयर किया है, ए सिटी विच इज टेकन ओवर बाय एनिमी, दुश्मन द्वारा उस शहर पे कब्जा कर लिया गया, सीज कर लिया गया, बी सीज दिस सिटी, ठीक है ना। अब वो चाह रहा है कि अब ये शहर शत्रु कौन है भाई? पाप, सैटन ने बंदी बना लिया पूरे शहर को, और उस शहर में वो भी इम्प्रिजन्ड है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि बैटर करो, इस दरवाजे को तोड़ो, है ना, और तुम अंदर आ जाओ मुझे मुक्त करने के लिए, क्योंकि मैं एक तरह से बंदी बनाए हुए शहर की तरह हूं। तो एक तो ये मेटाफोर बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो अपने आप को एक ब्राइड से भी कंपेयर करता है, जिसकी सगाई किससे हो रखी है? पाप से, सिन से। और ये सगाई ईश्वर फोर्सफुली आके तोड़ें, और ईश्वर उसकी जो वर्जिनिटी है, उसका जो कौमार्य है, उसको भंग करें सेक्सुअल एक्शन से। वो उसे हमेशा के लिए एक तरह से उठा के ले जाएं। जो उसका मंगेतर है ना, मंगेतर कौन है? पाप से एक तरह से शादी हो गई उसकी। अब ईश्वरों को कह रहा है मेरी ये शादी तोड़ो, और तुम मुझे जबरदस्ती छीन के ले जाओ, और मेरे कौमार्य को भंग कर दो, ठीक है ना, और तुम मुझे अपना बंदी बना लो, और इस बंदी बनने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। तुम मुझे इम्प्रिजन कर लोगे तो मेरा साल्वेशन हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब आप सोचो कि कितना पैराडॉक्सिकल है। तुम्हारा बंदी बनकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सोचो, जो बंदी बनेगा उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन ईश्वर का बंधन ऐसा ही है, मुक्ति मिल जाती है। तो ये सच्चाई भी तो छुपी है ना। हर पैराडॉक्स में कोई न कोई सरफेस के नीचे सच्चाई तो रहती है ना, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने इस सोनेट में, जो आप कंसीड्स पढ़ोगे, जो मेटाफर्स पढ़ोगे, जो सिमिलीज पढ़ोगे, उसमें आपको बहुत मजा आएगा, और आपको लगेगा कि क्यों जॉन डन इतना ग्रेट मेटाफिजिकल पॉइंट पुकारा जाता है, ठीक है। फ्री विल वर्सेस ग्रेस। द पोएम सजेस्ट humans cannot save themselves without God's powerful intervention। जो आदमी का जो फ्री विल का फीलिंग है ना, उसमें गॉड का इंटरवेंशन, ईश्वर की दखल बहुत जरूरी है। नहीं तो मनुष्य इस संसार में ढंग से जीवित नहीं रह सकता। फ्री विल में वो फिर संसार ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये भी इमोशन इस पोएम में आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ कविता के बारे में हमने चर्चा कर ली है, पोएट के बारे में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है, लेकिन जब तक हम एक पोएम को ढंग से ना समझ लें, उसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स हम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अच्छा रहेगा कि सबसे पहले पोएम को बहुत डीपली फिलोसॉफिकल वे में जिस तरह से लिखी गई है, उसी तरीके से हम इसको अच्छे से समझें, ठीक है। ये कविता का ओरिजिनल टेक्स्ट है। देखते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये कोई नंबरिंग नहीं करते हैं, हम अपनी फैसिलिटी के अनुसार नंबर करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी राइम स्कीम की। देखो, यू ये दे देते हैं, कुछ भी हो। यू से बिल्कुल डिफरेंट है मेंड, तो बी कर लें। मेंड और बैंड सेम है तो बी कर लें। और यू और न्यू एक जैसा है तो ए बी मिल गया शुरू का। फिर ये देखो ड्यू, वापिस देखो यू जैसा ही ड्यू है, न्यू ये ड्यू एक जैसा है तो फिर से ए आ जाएगा। फिर ए एंड और वो बैंड डिफेंड इस तरह का सेम है तो ये भी बी। और ये देखो डिफेंड फिर बी, और न्यू ट्रू तो ये वापस ए आ गया। तो ए बी बी ए, एक लाइन उधर चली गई ना, तो वापस ए बी बी ए, वो पीछे वाली लाइन में यहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो ये 4 लाइन फिर बन गई। ये 4 ये थी, ये एक लाइन पीछे मान लो
यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, तो ये बन गई। फिर अब आ रहा है, देखो ये तो सेस्टेट है, और ये 9th लाइन में जो यट है ना, ये वोल्टा है, सडन शिफ्ट इन थॉट्स, विचार अचानक यहाँ पे बदल जाएंगे। तो याद रखना ये वर्ड जो यट हैं ये वोल्टा इंडिकेट कर रहा है पोएम का। इस सोनेट का वोल्टा लाइन नंबर 9 से शुरू होता है, ठीक है। और अब देखो सेस्टेट की, फेन बिल्कुल अलग है तो सी कर लो, एनिमी बिल्कुल फेन और एनिमी में कोई लेना देना नहीं तो सी डी कर लो। अब देखो फेन से अगेन मिलता है तो ये सी हो गया वापस। ये देखो हमने फेन को सी दिया तो अगेन भी सी होगा। और ये देखो एनिमी और एनिमी से मिलता है, ये आई बिल्कुल अलग है, देखो आई बिल्कुल ही अलग है। तो अपन डी दे चुके हैं ना, डी दे चुके हैं ना, हाँ, एनिमी और आई बिल्कुल अलग है, तो ये क्या है, ई भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कई जने इसको सी क्यों देते हैं, ये मानते हैं कि ये लाइन यहीं पे एंड हो गई, ये नेक्स्ट लाइन का फॉर आई एक्सेप्ट यू, ये मी को यहां माने तब तो वापस क्या आएगा, देखो एनी मी। वैसे ही यहां पे कई जने डी भी मानते हैं, वेरिएशन है। और अगर ये मानो तो फिर ई हो जाएगा। और देखो फ्री, ये ई और ये मी, ये ई तो कोई टेंशन है नहीं। यहां पे सी डी बनना चाहिए, तो सी डी डी किस आधार पे बनता है, आई के आधार पे बनता है। अब ये आई कंट्रोवर्शियल है, सिर्फ यहां पे कह सकते हो वेरिएशन है, इसीलिए डन का यहां पे वेरिएंट माना गया। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। फेन और एनिमी तो बिल्कुल अलग अलग है, और फेन से बिल्कुल मिलता अगेन है तो सी। अब यहां पे दिक्कत है एनिमी और यहां पे है आई, तो यहां इसको मानते हैं कि भाई ये इसका एंड मानो, इसीलिए यहां पे डी मान लिया जाता है। ये आई बिल्कुल फॉर आई है ना, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, ये राइम में मिला हुआ नहीं, इसीलिए कॉमा की, ठीक है ना। तो राइम यहां पे डी ही मानो आप, ये करेक्ट माना जाएगा सी डी। ये मी के आधार पे इसको डी देना है, क्योंकि ये क्या है, एंजेममेंट है, ये यहां आएगा, इसका यहां पे जबरदस्ती ठूंसा हुआ है। तो राइमिंग में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ है, राइम यहां पे भंग हुई है, लेकिन हम इसे सी डी और ई ही मानेंगे। फ्री और मी में तो कोई झंझट है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत यहां पे प्रॉब्लम करेगा राइम स्कीम में, लेकिन इसको मी से आपको डी मानना है ना। ये मी और एनिमी इससे मैच कर रहा है, यही कोशिश रही है डन की। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग अलर्ट हो जाओ। पानी पी लो एक बार, मैं भी पी लेता हूँ। पानी पी लूँ क्या, अलाउड है? ठीक है, पी लेता हूँ। हाँ जी, आप भी पानी पी के आ गए हो, मुझे लगता है। आ गए हो क्या? आपके तो पास पड़ी थी बॉटल, मुझे पता है, मुझे तो बाहर जाके पीना पड़ा स्टूडियो से। चलिए पोएम को समझते हैं। डन साहब क्या कह रहे हैं कि बैटर माय हार्ट। अब देखो वायलेंट तरीके से, हिंसक तरीके से पोएम शुरू की जा रही है। बैटर यहां पे कौन सा, ये वर्ब है, इंपेरेटिव वर्ब से वाक्य शुरू किया जा रहा है कविता को। बैटर का मतलब ठोकना पीटना। बैटर का क्या अर्थ है, ठोकना पीटना। ठोको और पीटो मेरे हृदय को, मेरे दिल को। 3% गॉड, अपोस्ट्रोफी है, सीधा ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है कि हे त्रिदेव ईश्वर, मेरे दिल को ठोको और पीटो। फॉर यू, क्योंकि आप, यू किसके लिए आ रहा है, गॉड के लिए, क्योंकि तुम एज यट, तुमने अभी तक, बट मतलब, बट क्या है, ओनली, एडवर्ब के सेंस में है। एज यट यानी अभी तक, केवल नॉक, धीरे धीरे थपकारा है। नॉक करना मतलब थपकारना, धीरे धीरे, जैसे अपन कहीं दरवाजे को
धीरे से नॉक करते हैं ना, कि कहीं पे जाके आप लोग ऐसे ही भचीड़ भचीड़ जोर जोर से मारते हो, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत ही सॉफ्टली नॉक करते हैं। तो तुमने अभी तक मुझे नॉक किया है, धीरे धीरे थपकाया है, थपकाना, ब्रीद, धीरे धीरे क्या मारी, फूंक मारी है मुझे। ब्रीद श्वास लेना होता है, वैसे यहां पे है फूंक मारना। अभी मैं समझाऊंगा किस सेंस में कह रहा। शाइन, मुझे चमकाने की कोशिश की है धीरे धीरे, मतलब ये सब माइल्ड तरीके हैं, हल्के तरीके हैं, सॉफ्ट तरीके हैं सुधारने के। नॉक करना, ब्रीथ करना, शाइन चमकाना, एंड सीक, और तुमने इस तरह से चाहा है, टू मेंड, मुझे सुधारना। अब बात समझो कहना क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है, लोहे को और सोने को पीटने में डिफरेंस है। एक तो लोहार लोहे को पीटता है और एक सुनार सोने को पीटता है। सुनार समझते हो, गोल्ड स्मिथ, वो क्या करता है, सोने को धीरे धीरे, छोटा हथौड़ा होता है उसका, रादर उसे हथौड़ी कहना चाहिए, छोटी होती है साइज में, सोने को धीरे धीरे टैप करता है, ठोकता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, फूंक मारकर ऐसे सोल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए धीरे धीरे आग से फूंक मार के धीरे धीरे आग जलाता है। एकदम यूं लोहार की तरफ बर्न नहीं करता, पूरा जलाता नहीं है सोने को। तो धीरे धीरे ब्रीथ करता है सुनार, धीरे धीरे सोने को चमकाने की कोशिश करता है, और इस तरह से सोने को वो इंप्रूव करता है, गहने को मेंड करता है। ये तो सुनार वाला तरीका हुआ। वो कह रहा, मुझे तो ठोको पीटो जोर से लोहार की तरह, क्योंकि मैं सोने की तरह नहीं रहा, अब मैं लोहे की तरह हूं। मैं ऐसे सुधरने वाला नहीं हूं। सोना बहुत सॉफ्ट होता है और लोहा बहुत हार्ड होता है। तो कहता मैं तो लोहा बन गया हूं, अब सोना नहीं रहा, पाप में घिरा हुआ हूं, मुझे पाप की शक्तियों ने लोहा बना दिया है। तो मैं ऐसे पुचकारने से, धीरे धीरे ठोकने से नहीं सुधरूंगा, मुझे तो आप जोर जोर से पीटो, है ना, भजीड़ भजीड़ मारो मेरे, तो तब मैं सुधरूंगा। ठीक है, तो तुमने ये कोशिशें की हैं, बड़े प्यार से मुझे नॉक किया है, मुझे मेरे ऊपर फूंक मारी है, मुझे चमकाने की कोशिश की है, इस तरह से तुमने मुझे सुधारना चाहा है। दैट यानी ताकि, सो दैट, सो छुपा हुआ समझ लो, ताकि पर्पस वाला सबॉर्डिनेट है, ताकि आई मे राइज, मैं उठूं, एंड स्टैंड, अपने पांव पे खड़ा हो जाऊं, ओवरथ्रो मी एंड बैंड, मुझे जोर से पटको आप, एंड बैंड, ठीक है ना, और मोड़ दो पूरा, योर फोर्स, अपनी ताकत लगाओ, ईश्वर को कह रहा आपकी शक्ति लगाओ, टू ब्रेक, मुझे तोड़ दो, ब्लो, मुझे पूरा ही गाल दो, गलाना, आप समझते हो, ब्लो करना, जोर से फूंक मार के गला दो मुझे, बर्न, जला दो मुझे, एंड मेक मी न्यू, और मुझे नया बना दो। ठीक है, यानी मुझे लोहार वाला तरीका काम में लो, पूरा तोड़ो, है ना। और अब देखो, हार्ट को कंपेयर कर रहा वो लोहे के किसी एक तरह से मैथ से, है ना, लोहे का एक कोई पिंड कह दो, टुकड़ा कह दो। तो मुझे तुम सुनार की तरह धीरे धीरे फूंक मार के चमकाने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे नॉक कर रहे हो, इससे कुछ होना नहीं है। ओवरथ्रो मी, मुझे ओवरथ्रो करो, मतलब उखाड़ फेंको पूरा, जिससे मैं खड़ा हो जाऊं और स्टैंड करो। देखो पैराडॉक्स है, जब जोर से पटक दें, उखाड़ फेंकें, तो आदमी खड़ा कैसे होगा और राइज कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन ये कहता है नई तरीके से राइज करना चाहता हूं, और बैंड योर फोर्स, अपनी पूरी ताकत लगा दो, टू ब्रेक, मुझे तोड़ने के लिए, ब्लो करने के लिए, ब्लो करना मतलब पूरा गाल देना, उसको पूरा गला देना, और बर्न, पूरा जला दो मुझे, एंड मेक मी न्यू, मुझे नया बनाओ। मेरे में ये छोटे मोटे सुधार करने से कुछ होगा नहीं। आई, मैं, लाइक एन यूजर्व्ड टाउन, यूजर्व्ड मतलब जो बिसीज्ड है, जिसपे कब्जा किया हुआ, यूजर्व्ड का मतलब कब्जा किया हुआ,
मैं एक यूजर्व्ड टाउन की तरह हूं, एक ऐसा शहर कस्बा जिस पे शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है। और शत्रु कौन है भाई? कवि के। अब देखो अपने आप को वो यहां पे यूजर्व्ड टाउन बता रहा है, कब्जा किया हुआ कस्बा, यानी पाप ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। सैटर्न कह दो, पाप की शक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। टू अनदर ड्यू, मैं किसी अन्य के कब्जे में हूं। ड्यू का मतलब यहां पे क्या? पोजीशन। मेरे ऊपर किसी अन्य ताकतों ने कब्जा कर लिया है। तो ये जो यूजर्व टाउन का मेटाफर है, द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए यूजर्व्ड टाउन, अपने आप को वो एक कब्जा किया हुआ कस्बे की तरह देख रहा है। पाप की शक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है? एक तरह से आप कह सकते हो जो मेटाफिजिकल कंसीट है, फार फैचड इमेजरी लाई जा रही है, बहुत ही अनयूजुअल सा कंपैरिजन है। तो इसको आप सिमिली की बजाय बेटर वर्ड्स में कंसीट कहना। सिमिली तो है ही है, और कंसीट्स में सिमिली और मेटाफर दोनों ही कंसीट्स माने जाते हैं। इसको आप कंसीट पुकारना, सिमिली साधारण आंसर बनता है, लेकिन मेटाफिजिकल टर्म्स में आप इसे कंसीट पुकारोगे तो बेटर लगेगा, है ना? लेबर टू एडमिट यू, अब देखो मैं एक ऐसा कब्जा किया हुआ शहर हूं जो प्रयास कर रहा है टू एडमिट यू, आपको अपनाने का, आपको अंदर आने देने का। मतलब चारों ओर से किलाबंदी हो गई मेरी, मेरे ऊपर कब्जा कर लिया पाप की शक्तियों ने, और मैं परिश्रम कर रहा हूं कि आप यहां मेरे अंदर आ जाएं। यानी ऐसा कस्बा जहां सब पापी हों वहां ईश्वर प्रवेश कर ले। वो अपने आप को ऐसा शहर या ऐसा कस्बा या ऐसा फोर्ट्रेस किला मान रहा है जिसकी चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है पाप की शक्तियों ने, और वो कोशिश कर रहा है कि ईश्वर कैसे ही करें उसके अंदर आ जाएं, ठीक है, एडमिट हो जाएं। बट ओ टू नो एंड, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। बट ओ टू नो एंड का मतलब बट ऑल इन वेन, लेकिन सब मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तुम मेरे अंदर आ नहीं रहे हो। उसकी आत्मा में ईश्वरीय चेतना आ नहीं रही है। ठीक है, रीजन, तर्क, योर वाइसरॉय। अब वाइसरॉय क्या? प्रतिनिधि। देखो रीजन, तर्क बुद्धि को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, ईश्वर का वाइसरॉय बताया जा रहा है तर्क बुद्धि को। हर आदमी जब पाप करता है तो उसकी बुद्धि कह देती है वो गलत कर रहा है। तो ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि हमें एक भेजा है जो हमारे साथ रहता है एनी टाइम। कौन? हमारी तर्क बुद्धि। तो कहता है तर्क बुद्धि जो कि तुम्हारा वाइसरॉय अधिकारी है इन मी, मेरे अंदर, यानी मेरे अंदर तर्क बुद्धि नाम का तुम्हारा प्रतिनिधि अभी भी जिंदा है। ठीक है, मी शुड डिफेंड मी, ये मी यहां रखना चाहिए, लेकिन राइम स्कीम के कारण ऑब्जेक्ट को पहले लिया। रीजन हो गया देखो सब्जेक्ट, और उसी के बारे में ये सेम बात हो गई, योर वाइसरॉय रीजन को ही बताया जा रहा है। ये हो गई देखो वर्ब शुड डिफेंड, रक्षा करना, मी यहां आना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। ये यहां अपन समझ सकते हैं कि तर्क जो कि तुम्हारा प्रतिनिधि है उसे मुझे बचाना चाहिए, उसे मेरी रक्षा करनी चाहिए पाप की शक्तियों से, मतलब मुझे पापी बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारी दी गई तर्क बुद्धि है। अब यहां पे दो बातें आपको ध्यान में रखनी। क्या बातें ध्यान में रखनी? पहली बात तो रीजन को वाइसरॉय से कंपेयर किया गया, और लाइक और एज जैसे वर्ड नहीं है तो मेटाफर तो है ही है भाई। और तर्क बुद्धि कैसी चीज होती है? एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, भौतिक स्वरूप नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई किया गया है, व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, तो ये साथ साथ में पर्सोनिफिकेशन भी है। तो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर दोनों यहां पे आपको नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, रक्षा करने का काम वैसे व्यक्ति का होता है, तो वाइसरॉय रीजन को बताया जा रहा है वो मेरी रक्षा करना चाहिए। बट इज कैप्टिवेटेड
लेकिन ये तो खुद बंदी बन गया है। देखो, रक्षक खुद ही भक्षक बन गए हैं। जिस चीज को मुझे पाप से बचाना चाहिए, तर्क बुद्धि को, वो तो खुद बंदी बन गई है, पाप की शक्तियों का शिकार हो गई है। बट यहां पे इट इज कर लो, इट इज कौन? ये रीजन, या ही मान लो, वायसराय है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, तो यहां पे आप ही मान लो। बट ही इज कैप्टिवेटेड, जो रक्षा करने के लिए आपने बुद्धि रूपी तर्क बुद्धि रूपी क्या कहते हैं वायसराय भेजा था, वो तो खुद बंदी बन गया है, कैप्टिवेट हो गया, वो भी यानी इम्प्रिजन्ड हो गया, बंदी बना दिया गया है। एंड प्रूव्स वीक, और इसलिए वो बड़ा कमजोर महसूस सिद्ध हो रहा है। एंड अनट्रू, और वो सच्चा साथ नहीं देने जैसा लग रहा है। अनट्रू का मतलब व्यर्थ लग रहा है, झूठा लग रहा है, मेरी मदद रक्षा नहीं कर पा रहा है, अनट्रू लग रहा है, और बड़ा कमजोर प्रतीत हो रहा है, क्यों? वो तर्क बुद्धि वाला वायसराय है, वो तो खुद बंदी बन गया। जिसको आपने मेरी रक्षा करने भेजा, पाप की शक्तियों ने उसे ही बंदी बना दिया। समझ के बाद अब देखो, ये 9th नंबर जो है, ये वोल्टा की तरफ है। वोल्टा क्या होता है? अ सडन शिफ्ट, ये टर्न इन थॉट्स, विचारों में एक नया मोड़ आ जाना, अचानक से शिफ्ट हो जाना। ये यट जो है, ये शब्द आप याद रखना, प्रश्न बन सकता है। विथ विच वर्ड द पोएम इंट्रोड्यूसेस अ वोल्टा, कौन से शब्द से ये कविता या सोनेट है वो वोल्टा इंट्रोड्यूस करती है? यट शब्द से। फिर भी डियरली आई लव यू, बड़े प्रिय तरीके से मैं आपसे प्रेम करता हूं, ईश्वर से कह रहा। यू अगेन गॉड है, पूरी पोएम में यू योर गॉड के लिए आया है, होली ट्रिनिटी के लिए आया है। मैं बड़े प्रिय तरीके से आपसे प्रेम करता हूं। एंड वुड बी लव्ड फेन, एंड वुड बी लव्ड, ये देखो पैसिव है, और प्यार किया जाएगा मुझसे भी, फेन डियरली। फेन शब्द मतलब डियरली, कैसोरिना ट्री में भी फेन शब्द आया था डियरली के लिए, ठीक है ना? तो मुझसे प्यार किया जाएगा आपके द्वारा, आप भी मुझे प्यार करना चाहोगे, फेन डियरली, रेसिप्रोकल लव होगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं तो आप भी मुझसे प्रेम करना चाहोगे, है ना? बट आई एम बिथ्रोड अनटू योर एनिमी, लेकिन मेरी बिथ्रोड हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, मैं मंगेतर बन चुका हूं। बिथ्रोड एंगेज्ड होना, मैं एंगेज्ड हूं, मंगेतर होना, मेरी सगाई हो गई है अनटू योर एनिमी, आपके दुश्मन से। अब ईश्वर का दुश्मन कौन है भाई? सिन, पाप, और उसको पर्सोनिफाई करो तो हो गया सैटन, शैतान शक्ति, डेविल, दुष्ट, है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट बात करो तब तो सिन है, और पर्सोनिफाइड मैनर में बात करो तो सिन को पर्सोनिफाई किया गया है सैटन और डेविल के रूप में। मैं मंगेतर हो गया हूं, मेरा रिश्ता जुड़ गया है किससे? आपके दुश्मन, आपका ईश्वर का दुश्मन कौन है भाई? पाप हैं, दैतीय शक्तियां हैं, दैत्यों वाली, है ना? उनसे मेरी सगाई हो गई है, मैं मतलब उनके पाले में चला जा चुका हूं, है ना? डिवोर्स भी, मुझे तलाक दिलाओ इनसे, डिवोर्स करना, तलाक दिलाना। देखो, दुनिया भर की इंपेरेटिव पॉइंट्स, सॉरी वर्ब्स इसमें यूज की गई हैं। इसका मतलब कन्वर्जेशनल स्टाइल हो गई, बातचीत करने वाली शैली है, एग्रेशन नजर आ रहा है, कितना पैशनेट है वो अपनी मुक्ति को लेकर इन पाप की शक्तियों से। कह रहा है देखो, जगह जगह डिवोर्स मी, अनटाई, ब्रेक, टेक, बर्न, ब्लो, ओवरथ्रो, इंपेरेटिव वर्ब से भरी पड़ी है पोएम, है ना? डिवोर्स मी, मेरा तलाक कराओ इनसे, और ब्रेक दैट नॉट अगेन, या फिर तोड़ ही दो वो जो गांठ है, मैंने जो सगाई करके गांठ बांधी है ना, इसको तोड़ ही दो पूरी। आप तो लीगल तरीके से डिवोर्स मत कराओ, सीधा बंधन तोड़ ही दो। और टेक मी टू यू, मुझे अपना लो,
मुझे अपने पास ले जाओ। ईश्वर से कह रहा है इन जो दैत्याकार शक्तियां, ये पाप की शक्तियां हैं, इसके बंधन से मुझे मुक्त करो, मुझे अपने पास ले जाओ। इम्प्रिजन मी, मुझे अपना कैदी बंदी बना लो। इम्प्रिजन करना मतलब बंदी बनाना, कैद में डाल देना। मुझे अपना कैदी बना दो, कैदी बनाना। फॉर आई एक्सेप्ट यू एंथ्रेल मी, क्योंकि मैं, एक्सेप्ट का कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। अनलेस यू एंथ्रेल मी, यदि तुम मुझे एंथ्रेल नहीं करते हो। एंथ्रेल करने का मतलब प्यार करना, एक तरह से प्यार का घेरा डालना। यदि तुम मुझे अपने प्यार के घेरे में नहीं डालते हो तो नेवर शैल बी फ्री, मैं कभी मुक्त नहीं होऊंगा। यानी कहने का मतलब तुम्हारा बंदी बनने से मैं मुक्त होऊंगा। तो अपने आप में ये लाइन कैसी है भाई? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है कि बंदी बनने से वो अपने आप को मुक्त होना मान रहा है, तब पैराडॉक्स है। नॉर एवर चेस्ट, नहीं मैं कभी चेस्ट हो पाऊंगा, पवित्र हो पाऊंगा, वर्जिन रह पाऊंगा। एक कुमारी लड़की जो वर्जिन है, जिसने अपना कौमारी नहीं खोया, यहां पे सेक्सुअल इमेजरी आ रही है, पैशनेट सेक्स वाली इमेजरी आ रही है। तो जब तक तुम मुझे अपने प्यार के घेरे में नहीं लोगे, ईश्वर को कह रहा है, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। नॉर एवर चेस्ट, नहीं कभी पवित्र रह पाऊंगा, वर्जिन रह पाऊंगा। एक्सेप्ट, फिर से अनलेस, यदि नहीं, यू रेविश मी, यदि तुम मुझे मेरी पवित्रता भंग नहीं करते हो। रेविश करने का मतलब पवित्रता भंग करना, यानी रेप करना। रेप से कंपेयर करा, देखो कितनी वायलेंट सेक्सुअल इमेजरी, इरोटिक इमेजरी यहां पे। जो प्यार में जब सेक्स की बात आती है तो इरोटिक हो जाता है मामला, है ना। यानी शारीरिक प्यार, शारीरिक प्रेम मतलब वही सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ईश्वर को कह रहा है कि अगर तुम मेरी पवित्रता भंग नहीं करोगे तो मैं कभी पवित्र नहीं रह पाऊंगा। अब देखो, पवित्रता भंग करने से वो पवित्र हो जाएगा। यानी ये भी लाइन कैसी है? पैराडॉक्सिकल है। ईश्वर जब उसका रेप कर देगा तो वो कैसे पवित्र रह पाएगा? लेकिन देखो, ईश्वर रेप करने से, और ये सीधा सीधा मतलब ये है कि ईश्वर को वो बहुत वायलेंट तरीके से वो कह रहा है कि सीधा सीधा तो मैं कभी मानने वाला ही नहीं हूं। पुचकारना, थपकारना, ये चीजें कुछ मेरे काम आएगी नहीं। आप तो वायलेंट फोर्सेस काम में लो, हिंसक ताकतें, ईश्वर की जो वायलेंट फोर्सेस हैं, उससे ही वो सुधर पाएगा। इतना ज्यादा अपने आप की आत्मा को बिगड़ा हुआ महसूस कर रहा हो, ठीक है ना। तो सारांश ये है कि वो कह रहा है कि ईश्वर को कैपेबल मान रहा है अभी भी उसे सुधारने को। ही फील्स दैट गॉड हैज सफिशिएंट पावर टू रीमेक हिम, है ना, उसे वापस रीमेक कर देगा। ईश्वर में वो शक्ति है कि शैतानी शक्तियों के चंगुल से उसे वो छुड़ा पाएगा ईश्वर, ठीक है। भले ही उसकी सगाई शैतानी ताकतों से हो रखी है, ईश्वर को कह रहा मुझे भगा ले जाओ और मेरा रैप कर दो। तुम्हारा रैप करना ही मुझे पवित्र बनाएगा। तुम मुझे उठा उठा के पटकोगे, फेंकोगे, तो उससे मैं नया जन्म होगा। ये सारी चीजें ईश्वर से जॉन डन का टिपिकल जॉन डन मैनर है। ईश्वर से प्रार्थना भी देखो किस तरह से कर रहा है। अब पॉइम जानी जाती हैं। इस पॉइम में कंसीड तो कह रही हैं, मेटाफर है ही हैं, फार फैचड इमेजरी है ही हैं। ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर होते हैं। पॉइम में कन्वर्जेशनल टोन कौन सी चीज पैदा कर रही है भाई? जो आप कह सकते हो जिस तरह से वर्ब्स यूज की गई है, इंपेरेटिव वर्ब्स बहुत सारी यूज की गई है। देखो गिनो कितनी इंपेरेटिव वर्ब है। बैटर, ठोको पीटो, नंबर 1। यू एज बट नॉक, तुमने नॉक किया, अभी तक ये नहीं है, अभी तक किया है, परफेक्ट टेंस वाला है। ब्रीथ किया है, साइन किया है, सीख किया है, नहीं सीख किया है, सुधारने की कोशिश की है जिससे मैं जीवित हो सकूं, स्टैंड कर सकूं।
फिर आगे कह रहा है देखो ओवरथ्रो मी, ये दूसरी नंबर। एंड बैंड योर फोर्स, अपनी पूरी ताकत को मेरी तरफ झोंक दो। बैंड का मतलब यहाँ पे झोंकना, पूरी ताकत, तो ये तीसरी बात। और ये देखो टू इन्फिनिटी बन गया, टू ब्रेक, टू ब्लो, टू बर्न। यहाँ पे क्या है देखो एलिट्रेशन है, ब ब ब ब, ये साउंड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन नजर आ रहा है। एंड मेक मी न्यू, ये फिर आई देखो बैंड योर फोर्स, टू ब्रेक, ब्लो एंड बर्न, ये तीन वर्ब तो टू से एसोसिएट हो गए, इन्फिनिटिव बन गई, ये अलग सेपरेट रही। एंड मेक ये चौथी। आई लाइक एन यूजर्ब्ड टाउन टू अनदर ड्यू, लेबर टू एडमिट यू, मैं कोशिश कर रहा हूं टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड, रीजन योर वायसरा इन मी शुड डिफेंड मी बट ही इज कैप्टिव एंड प्रूव्स वीक एंड एंट्री, यानी येट डियरली आई लव यू एंड वुड बी लव्ड फेन बट आई एम बिथ्रोड ऑन टू योर एनिमी, डिवोर्स मी, ये देखो ये फिर आगे को कितने नंबर डालो इसको, मुझे डिवोर्स दो, इसमें इंपेरेटिव वर्ब हो गई 5वें नंबर की है। डिवोर्स मी, अनटाई और ब्रेक, ये 7वीं, दैट नॉट अगेन, ये 8वीं देखो टेक मी टू यू एंड इम्प्रिजन मी इन मी, ठीक है, एक्सेप्ट यू एंड थ्रेल मी, नेवर शैल आई बी फ्री नॉट सेल चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविस में। तो ये देखो 9 जगह तो आपको इंपेरेटिव वर्ब से नजर आ रही है, जो इस पोइम में एग्रेसिव और पैशनेट टोन बता रही हैं, अर्जेंसी बता रही हैं। पोइट कवि के ईश्वर के पाले में जाना चाहता है, शैतानी ताकतों के चंगुल से मुक्त होके। आई होप बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है, मेटाफर है, बैटर माय हार्ट, ये भी है दिल को जोर जोर से पीटना, हार्ट को कंपेयर किया जा रहा है। सोल, बैटर सजेस्ट वायलेंट स्पिरिचुअल रिन्यूअल, तो बैटर शब्द वायलेंट हिंसक तरीके से आध्यात्मिक नवीनीकरण की मांग कर रहा है। यूजर्व टाउन है, सोल को कंपेयर किया गया सिटी, एक शहर से जो ऑक्यूपाई किया गया पाप के द्वारा। मैरिज मेटाफर है, द स्पीकर इज बिथ्रोड, उसकी सगाई हो रखी है टू गॉड्स एनिमी सिन या सैटन से, ये भी मेटाफर है। कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट्स हैं, एक्सटेंडेड कंपैरिजन ऑफ द सोल टू ए बिसाइज टाउन है, वही कब्जे में जो शहर है। मैरिज बाउंड है एनिमी से, कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल मेटाफर्स टिपिकल ऑफ डन की विशेषता है ये, ठीक है। पैराडॉक्स है ये देखो, यदि तुम अपने प्यार के घेरे में मुझे बंदी नहीं बनाओगे तो मैं कभी फ्री नहीं होऊंगा, तो बंदी बनना और फ्री होना मेटाफरिक पैराडॉक्सिकल है। मैं कभी पवित्र नहीं रहूंगा यदि तुम मेरी पवित्रता भंग नहीं करोगे, ये भी लाइन नंबर 14। फ्रीडम कम्स थ्रू बॉन्डेज, ये देखो पहली लाइन में बॉन्डेज हो रहा है और फ्रीडम उसके माध्यम से आ रहा है। और प्योरिटी, एक्सचेस्ट होना, फोर्स से रेविश करना, यानी एक तरह से बलात्कार करना, उससे चेस्ट होगा, पवित्रता आएगी, तो पैराडॉक्सिकल बातें दोनों। पर्सोनिफिकेशन मेटाफर कह सकते हो, क्योंकि हर पर्सोनिफिकेशन मेटाफर तो होता ही है। रीजन को वायसराय बताया जा रहा है, रीजन को ह्यूमन क्वालिटीज दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है सुधारने की, ठीक है ना, लाइन 7 में। अलूजन 3% गॉड, क्रिश्चियनिटी का जो कॉन्सेप्ट है होली ट्रिनिटी का, उसका अलूजन ही है। और एलिट्रेशन, ब्रेक, ब्लो, बर्न, ये एलिट्रेशन आपको नजर आ रहा है। एम्फेसाइजेस, फोर्स एंड इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। आगे अब आपके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन और उनके आंसर्स हैं, इसको अपन नेक्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।